नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात बड़ी खबरों में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की करेंगे फटाफट अंदाज में। 5 राज्यों में चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 5 राज्यों के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। गुजरात के 6 बड़े शहरों में अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर में नगर निगम चुनाव का मतदान जारी है। कुल 575 वार्ड के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 23 फरवरी को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद पहुंचकर गुजरात निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम के नारनपुर वार्ड में अपना वोट डाला। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 88वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानून रद्द करे और एमएसपी पर कानून लेकर आए। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। किसानों और आत्मसम्मान और पगड़ी संभाल आंदोलन के संस्थापक अजय सिंह की याद में मोर्चा ने इस दिन को मनाने का फैसला किया है। हरियाणा में भी जगह जगह महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। महम में भी किसानों की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद रहे। महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए चढ़ूनी ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गांव में पुलिस गिरफ्तारी के लिए आए तो पूरा गांव इकट्ठा होकर गिरफ्तारी मत होने देना। गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों से कहा कि जेल में बंद किसानों के केस भी फ्री में लड़े जाएंगे और उनका खर्च भी किसान यूनियन उठाएगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध किया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि होने के चलते किसानों के साथ आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खर्चों की गलत गणना करके कम न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है और अब ईंधन के दामों में बढ़ोतरी होने से खेती में होने वाले खर्च भी बढ़ गए हैं। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को शनिवार को कोर्ट से झटका लगा। पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा की बेल को लेकर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रखा। अब अदालत 23 फरवरी को दिशा की बेल पर फैसला सुनाएगी। दिशा रवि की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि अगर किसानों के विरोध प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर उठाना राष्ट्रद्रोह है तो उसका जेल में रहना सही है। साथ ही दिशा रवि ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए टूलकिट जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली के जेएनयू स्टेडियम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, हुनर हाट ने दाल बाटी चूरमा और हनी हंटर को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना पर जोर देते हुए कहा कि अगले 2 से 3 साल में ग्रामीण उद्योग में वार्षिक कारोबार को 80,000 करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में दिल्ली समेत आंदोलन में शामिल उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों भी शामिल हुए। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर पहुंचकर सीबीआई ने समन थमाया। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 10वें दौर की वार्ता 16 घंटे तक चली। इस बैठक में दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के बाकी इलाकों, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसोंग जैसे क्षेत्रों में भी सैन्य वापसी की चर्चा की। भारत और चीन के बीच चली बैठक शनिवार सुबह 10 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से मोल्दो सीमा क्षेत्र में शुरू हुई, जो देर रात तक जारी रही। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में पीएम को चिट्ठी लिखी, जिसमें टीडीपी प्रमुख नायडू ने पीएम मोदी से कहा कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने से पहले वो फिर से विचार करें। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का 100% हिस्सा निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया, जिसके बाद से स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में विरोध जारी है। मेट्रो मैन श्रीधरन आज केरल में बीजेपी पार्टी की विजय यात्रा के दौरान पार्टी की दामन थामेंगे। केरल में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के लिए राज्य में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। श्रीधरन का कहना है कि वो केरल के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने राज्य के प्रदेश की मौजूदा सरकार पर जनता से विकास कार्यों में वंचित रखने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को विभिन्न भाषाओं में लेटर लिखा, जिसमें वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को पत्र स्थानीय भाषाओं में प्रमोट करने के लिए कहा।
नायडू ने स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये कहा कि देश के सांस्कृतिक विविधता को बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने लिखा कि संस्कृति और भाषा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक भाषा को समाप्त करना बेशकीमती विरासत को खोने जैसा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरे राज्य परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इस बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि बशीरहाट में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा पर बम से हमला किया, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी ने जहां बशीरहाट में परिवर्तन यात्रा पर हुए बम हमले का टीएमसी पर आरोप लगाया, सत्ताधारी टीएमसी ने इन आरोपों को इनकार किया। पार्टी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुद उस क्षेत्र में स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में तोड़मोड़ की है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 25 फरवरी तक केंद्रीय बलों को 125 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस समेत कई कंपनियां शामिल हैं। कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती सिंह को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। उसके बाद पुलिस ने दारोगा की गायब पिस्टल को बरामद किया। बता दें कि मोती सिंह सिद्धपुरा थाने के सिपाही की हत्या और दारोगा को बुरी तरह घायल करने की घटना का मुख्य आरोपी था। मोती सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार कई जिलों में दबिश दे रही है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। फिलहाल अब कासगंज कांड के 1 लाख नामिया बदमाश मोती सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। मुंबई में एक शख्स को कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक बताते हुए पुलिस ने जाली दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने दावा किया कि रुबेल शेख नाम का यह बांग्लादेशी नागरिक उत्तरी मुंबई में बीजेपी के मॉनिटरिंग सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने ट्वीट कर बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम में बीजेपी सदस्यों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कृष्णा ढाबा हमले के साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और सेना ने अनंतनाग के जंगल में आतंकी ठिकानों को भांडाफोड़ किया। संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों को 3 AK-56 राइफल, 2 चीनी पिस्तौल और 1 दूरबीन समेत कई हथियार बरामद हुए। वहीं जम्मू कश्मीर में खुलेआम पुलिस पार्टी पर हुए हमले के बाद पुलिस ने घाटी में सुरक्षा बढ़ाई। आईजी कश्मीर ने सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए। साथ ही ऊंची बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स की भी तैनाती की। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई। बचाव टीम ने शनिवार देर शाम 5 और शवों को बरामद किया। आपको बता दें कि आपदा के बाद से क्षेत्र में 204 लोग लापता थे, जिन्हें ढूंढने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि चमोली जिले के तपोवन डैम के मलबे से 5 और शव बरामद किए गए। इसके साथ ही अब तक कुल 67 शव बरामद किए गए, जबकि 139 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताते हुए कहा कि भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा संक्रामक है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के प्रति हार्ड इम्यूनिटी बनाने की बात एक मिथक है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह कोरोना संक्रमण के मामले में एक बार फिर से उछाल आ रहा है, उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यह पहले से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कोरोना का नया स्ट्रेन संक्रमण से उबर चुके मरीजों पर भी दोबारा हमला कर सकता है। राजधानी दिल्ली के रिंकू शर्मा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 और आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपियों की पहचान गवाहों और सीसीटीवी फुटेज की जांचने के बाद की गई। रिंकू शर्मा मर्डर मामले में पकड़े गए 4 आरोपी मंगोलपुरी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रिंकू से उसकी कई बार पहले बहस हुई। बता दें कि रिंकू मर्डर मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार सरकार ने 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को शर्तों के साथ स्कूल आने की अनुमति दी। शर्त के तहत कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। 50% बच्चे ही क्लासरूम में मौजूद रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुए बच्चों को बिहार सरकार ने बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने का फैसला किया। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड के 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इसके पहले कोर्ट ने इस मामले के 3 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज की थी। गौरतलब है कि वामपंथी विचारधारा वाली कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी लंकेश की बेंगलुरु में उनके घर के बाहर 5 सितंबर साल 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने परशुराम वामघरे को लंकेश का हत्यारा करार दिया था। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस विधायक सुनील दत्त और उनके परिवार के 10 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। बता दें कि सुनील दत्ती अमृतसर नॉर्थ से विधायक है। वहीं इतने लोगों को कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन ने उनके घर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया।
स्वास्थ्य विभाग के नवे मुताबिक विधायक सुनील दत्ती के घर पर एक शादी थी जिसमें किसी शख्स के संपर्क में आने के बाद उनके परिवार में तमाम लोग पॉजिटिव हुए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाअभियान की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और राज्य मंत्री बलदेव औलख भी शामिल रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के प्रयागराज के बांसवार गांव पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें प्रयागराज में मछुआरों के बीच जब प्रियंका गांधी पहुंची तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रियंका ने इस दौरान पुलिस उत्पीड़न में शिकार हुए मछुआरों से कहा कि एनजीटी के कानून नदी की भलाई के लिए नहीं है। प्रियंका ने कहा कि एनजीटी के नियम निषाद समुदाय के लोगों के हित में नहीं, उन्होंने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बात कही। प्रियंका ने कहा कि नियमों को इस तरह से बनाया गया है कि जिससे उद्योगपतियों को फायदा मिले। कासगंज सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख के इनामी बदमाश मोती सिंह को कासगंज पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि लखनऊ में बीते 6 जनवरी को अंजाम दी गई अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह के खिलाफ सीजीएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कानपुर के बिठूर क्षेत्र में 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हुई। गाड़ी चालकों को गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बहराइच के कैसरगंज में सड़क किनारे कार पलट गई। कार में सवार एक बच्ची की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। कार बहराइच से लखनऊ जा रही थी। कुशीनगर के पटरौना क्षेत्र के पास चोरों ने चोरी के बाद घर में आग लगा दी। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई में बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने श्रीराम मंदिर निर्माण निधि समर्पण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। 2 सैकड़ों से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लाखों रुपए का चंदा दिया और श्रीराम को सभी जाति धर्मों से ऊपर बताया। कौशाम्बी के सराय अकिल गांव में किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने फरार युवक गुलशन को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी को पैर में गोली लगी जिससे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवरिया में कुछ युवकों ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए देखे गए। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ युवकों ने अवैध पिस्टल से फायरिंग की और हथियार को लहराते हुए देखे गए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बस्ती के शास्त्री चौक पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कोरोना योद्धाओं को समर्पित 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव में भी उन्होंने शिरकत की है। हरदोई के जिला अस्पताल में बीती रात अचानक बिजली चली गई जिसके बाद पूरे अस्पताल में घंटों अंधेरा रहा। वहीं बिजली नहीं होने पर अस्पताल के डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च और मोबाइल मोमबत्ती की रोशनी के सहारा लेकर इलाज करते दिखे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताएं कि उदयपुर गांव में लापता बच्चों का कंकाल बना। बता दें कुछ बच्चा कुछ दिनों से लापता था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने दिल्ली दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। कर्नाटक में सीएम मनोहर लाल ने कर्ण लेक प्रोजेक्ट को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की जिसके बाद सीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से रुका हुआ था। इसको लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कर्ण लेक प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा, साथ ही साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। वहीं जब सीएम से महंगे डीजल पेट्रोल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्भर करता है कि तेल के रेट क्या होंगे। सीएम ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से आते हैं, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उन्होंने कहा इसमें राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं और केंद्र भी, और उसी पैसों से लोगों के विकास कार्य होते हैं। वहीं एसडीओ भर्ती मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ज्यादातर जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के लोगों को दी गई हैं। ये नेशनल लेवल का टेस्ट है जिसमें जो लोग मेरिट में आए हैं उन्हें नौकरियां दी गई हैं। वहीं नगर निगम में प्रॉपर्टी घोटाले पर सीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को उकसा रहे हैं। तीनों कानून किसानों के हित में है, इसे लागू किया जाना चाहिए। अगर इसमें खामियां हैं तो उसे वापस लिया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की जिसमें अंबाला के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स की एनिमेशन प्रेजेंटेशन भी दिखाई। बैठक में साइंस म्यूजियम और शहीदी स्मारक और बैंक स्क्वायर की एनिमेशन प्रेजेंटेशन दिखाई गई जिसके बाद अनिल विज ने कहा कि 2 साल में प्रोजेक्ट्स तैयार होने के बाद बाहर से लोग अंबाला घूमने आएंगे।
धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब किसी में भी हिम्मत नहीं कि धारा 370 को बहाल करा सके। अनिल विज ने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा देश के खिलाफ बोलती हैं और उनकी सोच देश के खिलाफ है। अनिल विज ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब इसकी असलियत समझ चुके हैं। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के साथ एयर इंडिया के कर्मचारियों के बदसलूकी पर अनिल विज ने कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि मनु भाकर को प्रशिक्षण के लिए अपने साथ हथियार के साथ फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया था। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी के बयान पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है, मगर आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। राकेश टिकैत के फसलों को आग लगाने वाले बयान पर विज ने कहा कि टिकैत की बात को कितने लोग मानते हैं, देखने वाली बात है। दरअसल टिकैत ने कहा है कि किसान अपने फसलों में आग लगा दें, सरकार को एक भी दाना न दे। सिरसा में श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर समर्पण निधि अभियान के तहत भव्य श्रीराम शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यमुनानगर में प्रतापनगर पुलिस ने 10,840 नशीले और प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बॉम्बेपुर के पास से चेकिंग के दौरान कार सवार को गिरफ्तार किया है। जौने में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 1 मार्च से नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे, जिसको लेकर सरकार से स्कूल खोलने की इजाजत मांगी गई। नागल चौधरी में ट्रैफिक पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें करनाल में रविवार को पूरे हरियाणा से पीजीटी संस्कृत के शिक्षक इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल पीजीटी संस्कृत के शिक्षकों का कहना है कि उनकी भर्ती का नतीजा साल 2019 में आया, मगर सरकार ने ज्वाइन नहीं कराया और अब ज्वाइनिंग को लेटर आने के बजाय सरकार की ओर से भर्ती रद्द करने का नोटिस आया है। मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरा आरोप पत्र दायर करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 286.09 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने बिल्डरों और सरकार के मिलीभगत की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई भी तफ्तीश कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस केस में आरोपियों के नाम दर्ज कर संपत्तियों को अटैच करने के लिए एक प्रोविजनल आदेश जारी किया। बता दें कि मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने मानेसर जमीन घोटाले की शिकायत की थी। सोनीपत में जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते जेल से हत्या का मामला सामने आया। दरअसल जेल के अंदर आपस में कैदियों की झड़प हुई, जिसमें जगबीर नाम के एक कैदी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक जगबीर कांसजी गांव का रहने वाला है, जो शनिवार को ही जेल में आया था। मृतक जगबीर पर संजय बुटाना के मर्डर में शामिल होने का आरोप है। अब स्थानीय पुलिस और जेल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। चंडीगढ़ में एक अज्ञात पुलिसकर्मी ने लिफ्ट मांगकर एक बाइक सवार से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित शख्स एक पेट्रोल पंप का कैशियर बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। पीड़ित शख्स आकाश पेट्रोल पंप से कैश लेकर मालिकों को देने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में खाकी पहने एक शख्स ने पहले लिफ्ट मांगी और पैसे चुराने के बाद आगे जाकर ट्रैफिक सिग्नल के पास बाइक से कूदकर फरार हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक जीप के खाई में गिर जाने से 4 की मौत हुई। 11 लोग घायल, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मंडी सिराज में कलहड़ी कुशौड़ मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। एसपी मंडी आशीष शर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। कुछ देर में राहत का काम जारी रहेगा। हादसे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुख जताया। जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि हमारे गृह क्षेत्र सिराज के कलहड़ी में हुए सड़क हादसे की खबर सुनकर मन दुखी है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। नगर परिषद बिलासपुर पर 4 महीने पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन जुर्माना नहीं चुकाने पर एक बार फिर प्रदूषण बोर्ड नगर परिषद को रिमाइंडर लेटर देने जा रहा है, जिससे तुरंत प्रभाव से जुर्माना भरने के आदेश जारी किए जाएंगे। बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों के बीच बाबा बालकनाथ का मंदिर है, जहां हर रविवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाते हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में विश्व कल्याण और वैश्विक महामारी के नाश के लिए 9 दिन से चल रहे माघ अष्टमी गुप्त नवरात्रों का विधिवत समापन हो गया। यज्ञशाला में 71 पुजारी वर्ग और विद्वानों ने वैदिक मंत्रों से हवन यज्ञ किया। विश्वभर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ को पार कर चुके हैं। 24,70,000 से ज्यादा की मौत, 8 करोड़ 65 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। भारत में संख्या नए 13,000 सामने आए हैं, जबकि 11,000 मरीज ठीक, तो वहीं 24 घंटे में 90 की मौत हुई। भारत में संख्या 1 करोड़ 9 लाख को पार कर चुकी है।
आपको बता दें कि 1,06,85,000 से ज्यादा ठीक, 1,56,000 से ज्यादा की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में आंकड़ा 6 लाख को पार कर चुका है, 1,000 से ज्यादा का इलाज जारी है। यूपी में आंकड़ा 6,02,000 को पार कर चुका है, 8,700 से ज्यादा की मौत, 2,400 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। हरियाणा में आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है, 2,65,000 से ज्यादा ठीक, तो वहीं 816 मरीजों का इलाज जारी है। रूस में बर्ड फ्लू के घातक वायरस का इंसान तक पहुंचने का पहला मामला सामने आया है। रूस के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनके देश के अंदर 7 लोगों के अंदर H5N8 वायरस मिला है। आपको बता दें कि सभी लोग एक ही पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 22 फरवरी को श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जिसका मकसद भारत के खिलाफ श्रीलंकाई सरकार के समर्थन हासिल करना है। बता दें कि आतंकी पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर मामले में श्रीलंका उसका साथ दे। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब देश के अधिकतर इलाकों में सूखे के हालात पैदा हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के मौसम विभाग ने चेताया कि अगर सिंध और बलूचिस्तान के भागों में सूखे के हालात और बिगड़ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को खाने पीने तक के संकट पैदा हो सकते हैं। म्यांमार के मंडले में पुलिस ने सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग की। इस हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों लोग इस गोलीकांड में घायल हुए। लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर में एक रिपोर्टर और टीवी क्रू मेंबर को बंदूक दिखाकर एक लुटेरे ने लूट लिया। इस खौफनाक घटना के समय रिपोर्टर लाइव समाचार बता रहा था। वहीं रिपोर्टर के साथ हुए इस लूट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। सीरीज के लिए पहली बार टीम में सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को मौका मिला है। साथ ही मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल किया गया। टीम इंडिया के मेन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत 5 मैचों की T20 सीरीज में आराम दिया गया, जहां हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी को खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट पिंक बॉल से डे नाइट खेला जाएगा। फिलहाल दोनों ही टीमें सीरीज में 1-1 से बराबर हैं। वहीं तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी खुद को फिट रखने के लिए म्यूजिक और डांस का सहारा ले रहे हैं। अश्विन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अश्विन, कुलदीप और हार्दिक पांड्या के साथ डांस करते नजर आए। सलमान खान और दिशा पटानी स्टारर फिल्म राधे का इंतजार काफी फैंस कर रहे हैं। इसी बीच खबर यह है कि फिल्म में टीवी सीरियल अनुपमा के लीड स्टारर सुधांशु पांडे की धांसू एंट्री हुई है। इस बार की जानकारी खुद टीवी सीरियल स्टार ने दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने बेटे को जन्म दिया है। इसके साथ ही करीना दूसरी बार मां बनी है। बता दें कि इस बात की जानकारी रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। आमिर खान के फिल्म पीके के सीक्वल में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस बात की जानकारी खुद फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने दी है। हालांकि फिल्म के रिलीज डेट का भी ऐलान नहीं हुआ है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह की रिलीज डेट सामने आई है। यह फिल्म 2 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी फिल्म मेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर दी है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म शेरशाह की रिलीज डेट सामने आई है। करगिल युद्ध के महानायक कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बनाई गई यह फिल्म 2 जुलाई को बड़े पर्दे पर सामने आएगी। तो चलिए 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर नॉनस्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।